नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं पिनास त्यागी अपने शो पिनास का पंच के साथ, जहां आज बात होगी ममता दीदी के धरने की और ममता की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के भविष्य की। दीदी आज धर्मतला में धरने पर बैठी हैं शुवेंदु सरकार के खिलाफ। लॉ एंड ऑर्डर, जो टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर हमले हो रहे हैं, अभिषेक बनर्जी पर जिस तरह से हमले हुए थे, धरने पर दीदी बैठी हैं, धर्मतला पहुंची। लेकिन वहां ऐसा लग रहा था कि दीदी के समर्थकों की भीड़ बमुश्किल 1000 भी नहीं होगी, उससे ज्यादा तो कहीं मीडिया कर्मी और दीदी की अपनी पार्टी के बड़े नेता और उनके साथ आए हुए लोग थे। तो क्या ममता दीदी का करिश्मा अब बंगाल में खत्म होने लगा है? क्या दीदी से नाराजगी इतनी है कि आज जब वो धरने पर निकली हैं तो उनके साथ उनके चाहने वाले, उनको पसंद करने वाले सड़कों पर उतरे नहीं हैं? और इस बीच ममता के लिए टेंशन ये भी हाई है कि उनकी पार्टी में टूट की खबरें आ रही हैं। 2 विधायकों ने बगावत जिस तरह से की, उनको निष्कासित कर दिया। कई सांसद, कई कार्यकर्ता जो हैं वो खुलकर अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी, उनका जो काम करने का तरीका है उसके लिए बात कर रहे हैं। साथ ही साथ इस बीच रिजू दत्ता जो है पार्टी के वरिष्ठ नेता, वो ये कह रहे हैं कि जो दीदी के पास 80 एमएलए हैं उसमें से 50 एक होटल में मुलाकात करते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि अब ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस रहे। तृणमूल कांग्रेस उनके साथ आ जाए, वो पार्टी का नाम और सिंबल लेकर जाएं, वो पार्टी अपनी एक अलग बनाए। लेकिन इन दावों में कितनी सच्चाई है? क्या वाकई में दीदी जैसी फाइटर और जमीनी नेता के साथ ऐसा हो सकता है? लेकिन ऐसा होते हुए हमने महाराष्ट्र में देखा है, शिवसेना के साथ और साथ ही साथ एनसीपी के साथ। तो क्या एक बार फिर सत्ता के साथ साथ पार्टी भी जाते हुए देखेंगे, पार्टी भी टूटते हुए देखेंगे, या फिर दीदी फाइटर हैं वो कमबैक करेंगी? इन तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ समीर चौगांकर जी, वरिष्ठ पत्रकार, इस वक्त जुड़ चुके हैं। समीर जी, बात तो हम टीएमसी की टूट की करेंगे, जो खबरें आ रही हैं उनको एनालिसिस करेंगे, दीदी के भविष्य को समझेंगे। लेकिन सबसे पहले, क्योंकि आज धर्मतला में धरना दिया था दीदी ने, आपको उम्मीद थी कि ये धरना ऐसा होगा जहाँ पर दीदी का काफिला, दीदी की गाड़ियाँ, दीदी के नेता कल्याण बनर्जी हों, फरहाद हकीम हो, कुणाल घोष हों, वो सब तो दिख रहे थे, उनके चाहने वाले भी साथ 2-4 लोग जो नेता के साथ चलते हैं वो दिख रहे थे, लेकिन जो बंगाली मानुष होता है वो अपनी माँ के साथ नहीं खड़ा हुआ नजर आ रहा था। देखिए, ऐसा तो नहीं कि ममता बनर्जी ने अचानक तय कर लिया था कि मैं अभी जाके धरने पर बैठ जाऊंगी। ममता बनर्जी ने कल ही तय कर लिया होगा और ममता बनर्जी ने सुनिश्चित करने की कोशिश की होगी कि पार्टी के तमाम बड़े नेता, विधायक हो, सांसद हो, और कम से कम बंगाल की जो, कलकत्ता की जो आम जनता है वो सड़कों पर उतरे और उनके साथ एक प्रदर्शन, शक्ति प्रदर्शन के रूप में दिखा जाए। लेकिन मुझे लगता है कि ममता बनर्जी को इस बात का आभास था कि वो धरने प्रदर्शन पर जाएंगी तो उन्हें कोई बहुत अच्छा प्रतिशत नहीं मिलेगा। जिस तरीके से चुनाव परिणाम आया है कि ममता बनर्जी खुद अपने घर में चुनाव हार जाती है, आप सिर्फ 80 सीटों पर आकर समझ गए हो, पार्टी के अंदर जिस तरीके से बगावत हुई, आपके 50 एमएलए अलग हो गए, कहा जा रहा है कि सांसदों का एक बड़ा वक्त टूटने वाला है। ऐसे में बहुत मुश्किल होता है किसी भी नेता के लिए अपनी पार्टी को संभालना। तो मुझे लगता है कि ममता बनर्जी ने इसके बाद भी तय किया होगा कि मैं घर में बैठूं, इससे अच्छा मैं जाकर एक देखती हूँ कि मेरे साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं, और ममता बनर्जी ने वो कोशिश की है। मुझे लगता है कि ममता बनर्जी को इस बात का अंदाज रहा होगा, वो टटोलना चाहती होगी कि मैं जब सड़क पर निकलती हूँ तो कलकत्ता की कितनी जनता मेरे साथ आती है, कितने नेता मेरे साथ आते हैं, उसके हिसाब से भविष्य की राजनीति तय करूंगी। और जिस तरीके से अभी जल्दबाजी नहीं हो गई धरना देने में? भाई अभी सरकार को बने हुए बमुश्किल 20 दिन 25 दिन हुए हैं, ठीक है, तो उन्हें कामकाज समझने में, और इसीलिए भी भाई आप सब्र रखिए, देखिए आपने 15 साल शासन किया था। क्या दीदी ने धरना करने में इस तरह की, जो उनकी जिस पॉलिटिक्स के लिए वो जानी जाती हैं, थोड़ी आपको लगता है कि जल्दी कर दी या नहीं? ठीक है, नहीं, मुझे लगता है कि ममता बनर्जी को निकलना चाहिए था। देखिए, जिस तरीके से अभिषेक बनर्जी पे हमला हुआ उसके बाद ममता बनर्जी बाहर नहीं आ रही थी। ये कहा जा रहा था कि ममता बनर्जी अपने विधायकों को टूटने से बचा रही है, तो ममता बनर्जी दरअसल बताना चाहती है कि मैं भी हूँ, मैं जमीनी की नेता हूँ, मैं लड़ सकती हूँ, मैं संघर्ष कर रही हूँ, कार्यकर्ता को संदेश देने की कोशिश कर रही हूँ। ममता बनर्जी जितने समय धरने प्रदर्शन में रहेगी, मीडिया कवर करेगा, ममता की चर्चा होगी, पूरे बंगाली मीडिया में इसकी चर्चा होगी, तो ममता बनर्जी चाहती है कि भाई मैं चर्चा में बनी रहा, और उसने कोशिश की है। हालांकि ममता बनर्जी इस बात को जानती है कि बहुत मुश्किल समय उनके लिए, विधायक टूट गए, पार्टी टूटने की कगार पर आ गई है, एक निराशा का और हताशा का जो माहौल पार्टी के अंदर है, मुझे लग रहा है उससे उभरने के लिए ममता बनर्जी ने एक कदम उठाया है। लेकिन अब ममता बनर्जी के लिए मुझे लगता है बहुत बड़ी चुनौती है। चुनाव हार गए हो आप, पार्टी के कार्यकर्ता हिम्मत हार गए हैं, पार्टी के नेता आपका साथ छोड़ रहे हैं, और ममता बनर्जी अब वो लड़ाकू नहीं है जो 15 साल पहले होती थी कि संघर्ष करके आ गई। 15 साल सत्ता में रहने के बाद आपका जो आंदोलन करने का, जो नेतृत्व करने का जो होता है, वो जनता किसके खिलाफ गई? पहले जब आप आंदोलन करते थे तो आप सरकार के खिलाफ आंदोलन करते थे, उसके खिलाफ आप सत्ता में आए थे। अब तो जनता ने आपके 15 साल का शासन देखने के बाद आपको सत्ता से बाहर कर दिया है, तो अब आप किसके लिए आंदोलन करोगे? भाई 15 साल आपका शासन जनता भुगती हुई है। तो मुझे लग रहा है ममता बनर्जी के लिए भी बहुत बड़ी मुश्किल होगी।
लेकिन ममता बनर्जी इससे उभरने की कोशिश कर रही जाहिर है। सी बात है, जब आपकी पार्टी में अटकल की बात चल रही है, जब आप विधायकों की बैठक बुलाते हैं, उसमें से 80 में से बमुश्किल 20 विधायक वहां पहुंचते हैं, 2 विधायक बागी हो जाते हैं, जब सिग्नेचर कंट्रोवर्सी अपने चरम पर है, सीआईडी अभिषेक बनर्जी नंबर 2 थे, ममता के भतीजे हैं, भाईपो हैं, उनके घर में एक बार नहीं 2-2 बार दस्तक देने के लिए जाती है, उन पर हमला हो जाता है। तो भाई दीदी को कहीं ना कहीं ये भी बताना है अपने काडर को और सत्ता पक्ष को कि वो हारी नहीं है, टूटी नहीं है, सब उनके साथ हैं अभी भी। तो इसीलिए आज देखिए, अब जो अभिषेक बनर्जी, कल्याण बनर्जी पर जो हमला हुआ था, उसके प्रोटेस्ट में जो यहाँ पर ममता बनर्जी जो है प्रोटेस्ट कर रही हैं, धर्मतला में अपना धरना दे रही हैं, तो वहाँ पे देखिए फरीद हकीम है, कल्याण बनर्जी वहाँ मौजूद हैं, साथ ही साथ कुणाल घोष वहाँ मौजूद हैं, तो तमाम डोला सेन वहाँ मौजूद हैं, तो तमाम चंदन मित्रा भी मौजूद है, तो तमाम नेता वो अपने इकट्ठे करके बता रही हैं कि हम हारे हैं लेकिन टूटे नहीं हैं, बिखरे नहीं हैं। लेकिन क्या वाकई में अब जो दूसरा पहलू है, आज की खबर पर तो हमने बात कर ली, लेकिन जो दूसरा पहलू है वो ये कि ठीक है भाई, दीदी को धरने के लिए जानी जाती हैं, दीदी लड़ने के लिए जानी जाती हैं, ज़मीन से जुड़ी हुई नेता हैं, पार्टी की टूट की खबरों के बीच में मैसेजिंग के लिए ये धरना बहुत ज़रूरी था, और जनता की टोह लेने के लिए भी कि कौन कितना साथ खड़ा है, उसके लिए भी दीदी के अपने एनालिसिस के लिए, असेसमेंट के लिए ये बेहद ज़रूरी था। लेकिन अब जो दूसरी खबर है, जो खबर बहुत चर्चा में है, अब ये सिर्फ खबर है, खबर सिर्फ बनाई जा रही है, दीदी के बागी जानबूझकर दीदी पर एक प्रेशर बनाने के लिए, या दीदी के जो सत्ता में लोग जो हैं वो पार्टी अगर कोई तोड़ना चाह रहा है ममता बनर्जी की, तो जानबूझकर क्या इस तरह की खबरें फैला रहा है, या वाकई में पार्टी पर संकट मंडरा रहा है। और जब 15 साल के शासन के बाद पार्टी सत्ता से बाहर होती है, तो ऐसे में पार्टी इतनी बुरी हार झेलती है, तो फिर पार्टी डगमगाती भी है, टूटती भी है। इसी पर एनालिसिस करते हैं अगले हिस्से में। सर, 80 कहाँ आप 200 पार होते थे, थंपिंग मेजॉरिटी से आते थे, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-3 बार शासन था, और 3 बार आप सत्ता में रहे हैं, तो फिर जाहिर सी बात है आप सवालों के घेरे में भी होते हैं, आपकी नीयत पे भी शक होता है, कई ऐसे काम हैं जो जांच के घेरे में भी आ सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर किसी के लिए जजमेंटल नहीं हो रहे, लेकिन सवाल बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे लूपहोल्स भी होते हैं। तो ऐसे में आपको लगता है कि भाई ये इतनी बड़ी शिकस्त के बाद तमाम जो पार्टी के नेता हैं वो हिल गए और पार्टी टूट भी सकती है? देखिए, इस तरह की जो पार्टी होती है, जो परिवारवाद की पार्टी होती है, जो वन मैन पॉलिटिक्स जिसमें होती है कि एकाधिकार हो, जो तानाशाही वाली जो पार्टी होती है जिसमें एक ही व्यक्ति सब डिसाइड करता है, उस पार्टी का समस्या रहती है कि जब भी वो पार्टी सत्ता से बाहर होती है, पार्टी में टूटने की संभावनाएं बढ़ जाती है, क्योंकि आपका नेताओं से विश्वास अगर उठ गया, आपका नेता कमजोर हो गया, आपके नेता के साथ जनता नहीं है, आपका बहुत कैडर आधारित नहीं है, और आपका नेता चुनाव हार गया, तो उसके बाद स्थिति बनती है। 15 साल के शासन के बाद ममता बनर्जी के साथ जिस तरीके से बंगाल की जनता ने विद्रोह किया, सत्ता हराया, ममता बनर्जी खुद चुनाव हार गई, अपने घर से चुनाव आप हार जाते हो, तो कार्यकर्ताओं में हताशा, निराशा पार्टी के नेताओं में होना जरूरी है, होता ही है। लेकिन जिस तरीके से आपने शासन चलाया, जिस तरीके से पार्टी में आपने एक प्रकार से विधायकों की बात सुनने से मना कर दिया, सांसदों की अपने बात सुनने से इनकार कर दिया, जिस तरीके से जो विधायक कह रहे हैं कि आईपैक पूरी पार्टी चला रहा था, आईपैक के लोगों को रिपोर्ट करने की कहा जाता था, अभिषेक बनर्जी हमसे बात नहीं करते थे, अभिषेक बनर्जी से मिलने का समय मांगते थे, महीनों हमें समय मिलता नहीं था। अगर हम कुछ बात करते थे तो अभिषेक बनर्जी कहते थे कि हमने एक्स पे पोस्ट कर दिया, आप उसको पढ़ लीजिए। तो इतना बड़ा अगर संवादहीन पार्टी के अंदर हो जाए, संवाद खत्म हो जाए, तो ये वैसे ही होगा जैसे उद्धव ठाकरे के साथ हुआ कि उद्धव ठाकरे अपने विधायकों से नहीं मिलते थे, शरद पवार के साथ बात हुई, और उसी आधार पर उद्धव पार्टी टूटी। और मुझे लगता है कि उसी कड़ी में ममता बनर्जी की पार्टी टूटने के कंगार पर पहुंच गई है। और ममता बनर्जी तो जमीनी स्तर की नेता रही है, उनको तो यह समझना चाहिए था कि भाई पार्टी में अपने नेताओं के साथ संपर्क कितना मजबूत होना चाहिए। और देखिए ना, अगर ये नहीं होता कि अभिषेक बनर्जी को जिस तरह से उन्होंने अनड्यूली प्रमोट किया, ठीक है भाई, ठीक है, आपके भतीजे हैं, आप परिवारवाद के हिसाब से आप चल रही हैं, लेकिन अगर पार्टी के शुभेंदु अधिकारी जैसे नेता को, अल्टीमेटली तो आप ही के अधिकारी थे, आप ही के नेता थे, आप ही ने उनको ग्रूम किया था, नंदीग्राम में आपकी जीत का सेहरा भी उन्हीं के सर पे सज रहा था, आपने इतने महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो आपने देके रखे हुए थे, लेकिन भतीजे जब आए उनके प्यार में आपने पैरेलल खड़ा करते चले गए, और एक जमीन से जुड़े हुए नेता को आपने उसकी मेरिट होने के बावजूद भी नीचा कर दिया, और नतीजा क्या, वो दूसरी पार्टी में गया और आज आपको सत्ता से बेदखल कर दिया। तो कहीं ना कहीं पार्टी में परिवारवाद हावी हो रहा था। हावी नहीं हो रहा, तो मुझे लगता है कि पार्टी पूरी तरीके से कब्जे में कर ली थी अभिषेक बनर्जी ने। जिस तरीके से अभिषेक बनर्जी सीधे विधायकों को और मंत्रियों को इंस्ट्रक्शन देते रहे, जिस तरीके से सांसदों की बैठक बुलाते थे और सांसदों को सीधे इंस्ट्रक्शन देते थे, ये तय था कि अभिषेक बनर्जी पार्टी पूरी कब्जे में ले चुके थे, और ममता बनर्जी का बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं था। और विधायकों की यही नाराजगी है कि जिस तरीके से अभिषेक बनर्जी का व्यवहार रहा, ममता बनर्जी ने कभी ये देखने की कोशिश नहीं की, सांसदों का जो व्यवहार, अभिषेक का सांसदों के प्रति जो व्यवहार था, ममता बनर्जी ने वो देखने की कोशिश नहीं की। तो मुझे लगता है कि जो एक अंदर नाराजगी थी, और जो ममता बनर्जी की देखने की जिम्मेदारी थी कि अभिषेक बनर्जी पार्टी को किस दिशा के अंदर ले जा रहा है। आईपैक के बारे में जो नाराजगी आ रही कि पूरी पार्टी को हाईजैक आईपैक ने कर लिया था, उसको लेकर तमाम नाराजगी आ रही थी। और पार्टी की नाराजगी का आलम देखिए कि फालदा में आपका उम्मीदवार
चुनाव लड़ने से मना कर देता है, तो ये नाराजगी कितनी बड़ी आपके अंदर थी कि किस तरीके से आपके पार्टी के लोग व्यवहार करना शुरू कर दिए थे। मुझे लग रहा है एक बड़ा संकट ममता बनर्जी के सामने अब खड़ा हो गया। राजनीति में तो पार्टियां चुनाव जीतती और हारती रहती है, लेकिन पार्टी के अंदर इतनी निराशा आ जाए, पार्टी में इतना लगे कि भाई अब पार्टी बचने नहीं वाली है, तो इसी स्थिति में पार्टी को बचाना बहुत मुश्किल है। आज सिर्फ 80 एमएलए आपके पास है, 80 में से 50 एमएलए अलग गुट बनाने की स्थिति के अंदर आ गए। कल कितने सांसद टूटेंगे, पार्टी के कार्यकर्ता कितने और टूटेंगे, ऐसे निराशा और असमझ की स्थिति में पार्टी कैसे बची रहेगी। और मुझे लगता है कि ममता बनर्जी के लिए बहुत आसान नहीं होगा, क्योंकि सरकार में भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से जमीनी स्तर पर काम करती है, जनता के बीच में सक्रिय रहती है, संगठन जिस तरीके से काम करता है, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिस तरीके से जमीनी स्तर पर काम करता है, यह बहुत मजबूत है। और भारतीय जनता पार्टी जहां एक बार सरकार बना लेती है, वहां से भारतीय जनता पार्टी को हटाना बहुत मुश्किल होता है। सत्ता से और हटाना बंगाल मुश्किल तो होता है, वैसे भी लेकिन भारतीय जनता पार्टी लंबे समय के बाद लौटी है। आपने ये बात तो कही कि सत्ता से हटाना मुश्किल होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पे एक आरोप भी लगता है कि वो दुश्मनों को पहले, मतलब जो क्षेत्रीय दल होते हैं, पहले उनको अपना सहयोगी बनाती है, फिर उनको खत्म करती है और खुद बड़े भाई की भूमिका में आ जाती है। महाराष्ट्र, बिहार, उसके 2 उदाहरण दिए जाते हैं। लेकिन बंगाल में तो ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी कभी एक जमाने में एनडीए में तो रही। हाँ, एनडीए में ममता बनर्जी रही है, कि लंबा समय हो गया कि जब ममता बनर्जी एनडीए से बाहर हो गई थी। लेकिन पार्टी तोड़ने वाली पार्टी के तौर पे भी बीजेपी की इमेज बन रही है। देखिए, इसको तो आप नहीं डिनाई करेंगे। देखिए, मुझे लगता है कि इसमें ममता बनर्जी के खिलाफ अगर 80 में से 50 एमएलए अगर विरोध आपका कर रहे हैं, आपका विधायक ये चुनाव लड़ने से मना कर रहा है, इससे भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी? ममता बनर्जी खुद चुनाव हार रही है, इसके भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी? मुझे लग रहा है कोई पार्टी किसी पार्टी को तोड़ता नहीं है। मुझे लग रहा है कि पार्टी का व्यवहार, पार्टी के नेता, पार्टी का परिवारवाद, पार्टी में एक ही व्यक्ति का वर्चस्ववाद, यह मुझे लगता है पार्टी को तोड़ता है। तो जब दूसरी पार्टियां देखती है कि भारतीय जनता पार्टी में किस तरीके से काम होता है, संगठन में किस तरीके से काम होता है, नीचे कार्यकर्ताओं को बड़े स्तर पर पद मिलने की संभावना बनी रहती है, एक दरी बिछाने वाला भी कल देश का प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, तो कार्यकर्ता को लगता है कि भाई वहाँ कार्यकर्ताओं का सम्मान है और कोई भी व्यक्ति बड़े पद पर पहुंच सकता है। नितिन नवीन जैसे को भारतीय जनता पार्टी सीधा लाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देती है। क्या ममता बनर्जी के पार्टी में कोई ममता बनर्जी और अभिषेक के अलावा कोई टीएमसी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है? क्या ममता बनर्जी के बाद अभिषेक बनर्जी को छोड़कर कोई और तीसरा मुख्यमंत्री बन सकता है? आप बीजेपी को ब्लेम कर रहे हैं, लेकिन आप ये देखिए ना, अगर आपके घर में सब कुछ ठीक ठाक है, अगर आपकी पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक है, अगर वाकई में सिर्फ एक ये राजनीतिक हार भर है, आपसे कोई गुस्सा नहीं है, नेताओं से कोई गुस्सा नहीं है, अपने शीर्ष नेतृत्व से कोई गुस्सा नहीं है, तो फिर आपकी पार्टी टूटेगी तो क्यों टूटेगी भाई? चाहे फिर वो उद्धव ठाकरे के केस में हो या फिर हम बात कर लें शरद पवार के केस में हो, अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो फिर पार्टी टूटेगी ही क्यों? अगर नाराजगी नहीं है, परिवारवाद ही नहीं है, अगर कोई लड़ाई ही नहीं है, कहीं नेतृत्व से शिकायत ही नहीं है, तो फिर पार्टी टूटेगी नहीं अगर आप वो स्कोप नहीं देंगे। और भाई बीजेपी यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि राजनीति करने आए, मौका मिलेगा तो वो करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? लेकिन अब सबसे बड़ा संकट तो इंडिया गठबंधन के लिए भी हो गया। ममता बनर्जी कह रही थी मैं इंडिया गठबंधन को मजबूत करूंगी, मैं दिल्ली आ रही हूँ। 8 जून कहा जा रहा था कि राहुल गांधी नहीं वही चेहरा होंगी अगर ये जीत हो जाती पश्चिम बंगाल की। और वैसे भी ममता बनर्जी को लग रहा था कि मैं, मतलब भले ही 80 एमएलए आए, मैं दिल्ली जाकर धरना प्रदर्शन करूंगी, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद से हटाऊंगा, उन्होंने घोषणा की थी। लेकिन अब आपकी पार्टी टूटने के स्टेज पर आ गई है, आपके पास कुछ बचा नहीं है, तो ममता बनर्जी दिल्ली आकर इंडिया गठबंधन को मजबूत करेगी या पहले बंगाल में अपनी पार्टी को संभालेगी? तो मुझे लग रहा है कि अब इंडिया गठबंधन के लिए बड़ा संकट हो गया। और ममता बनर्जी अब दिल्ली आना तो दूर, ममता बनर्जी को सबसे पहले बंगाल में रुक के अपने पार्टी, अपने विधायकों को, अपने सांसदों को बचाना होगा। और मुझे लग रहा है कि अगले 5 साल ममता बनर्जी इसी दौड़ भाग में लग रही है कि किसी तरह से मेरी पार्टी बची रहे। तो मुझे लगता है कि अब बंगाल में टीएमसी का लगभग खत्म होना तय है। देखिए, पूर्ण रूप से कोई पार्टी खत्म नहीं होती है। वही हम देखेंगे जो शिवसेना के 2 हिस्से हो गए, एनसीपी के 2 हिस्से हो गए, तो यही हम देखेंगे। निश्चित रूप से आज 40% का भले ही ममता बनर्जी के पास वोट बैंक है, लेकिन जब 5 साल बाद भारतीय जनता पार्टी परफॉर्म करके चुनाव में जाएगी तो ममता बनर्जी के लिए बड़ी चुनौती होगी अपने आप को बचाना। और मुझे लग रहा है कि ममता बनर्जी के लिए अब वापसी बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। और अभिषेक बनर्जी के खिलाफ जिस तरीके से पार्टी में नाराजगी, जनता में नाराजगी है, तो अभिषेक बनर्जी इस स्थिति में नहीं है कि पार्टी को संभाल सके। तो मुझे लग रहा है ये ममता और अभिषेक के खिलाफ जो नाराजगी थी, और जनता ने उसको वोट के रूप में भी कन्वर्ट किया और जमीनी स्तर पर भी दिख रहा है। अब ममता की वापसी मुझे राजनीतिक रूप से बहुत मुश्किल नजर आ रही है। तो यानी कि कहीं ना कहीं आप देखिए कि 2 चीज़ें यहाँ पर हम समझें अगर समीर जी, कि ठीक है, आप दूसरी पार्टी को सीधे सीधे नाम ले, बीजेपी को आप ब्लेम कर देते हैं कि भाई आपकी पार्टी तोड़ते हैं, आपके नेताओं को अपनी तरफ करते हैं। भाई जिन नेताओं को आप नज़रअंदाज करते हैं, जिन्हें उनका ड्यू नहीं देते हैं, उन्हीं को तो अपनी तरफ खींचते हैं ना। अगर आपके घर में सब कुछ ठीक ठाक होता तो खींच कैसे पाते? हेमंत बिस्वा शर्मा उसका उदाहरण है, आप देख लीजिए। साथ ही साथ यहाँ पर अब शुभेंदु अधिकारी उसका उदाहरण है, और ऐसे कई नेता हैं। अब मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी तोड़ती है। क्या आम आदमी पार्टी के सांसद टूटे, भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा? आपकी स्वाति मालीवाल को सीएम हाउस में किसने पिटाई की थी? अरविंद केजरीवाल के लोगों ने की थी। राघव चड्ढा के संग व्यवहार आम आदमी पार्टी ने किया था। तो एक पार्टी का नेता अपनी पार्टी से नाराज होगा तो दूसरा विकल्प देखेगा।
ममता बनर्जी का ऐसा अगर व्यवहार अपने सांसदों के साथ, विधायकों के साथ है, पार्टी के नेताओं के साथ है, तो पार्टी के नेता विकल्प देखेंगे। तो विकल्प कहाँ देखते हैं? विकल्प उसको देखते हैं जो बेहतर हो, सत्ता में हो, जहां पर उनके काम का कदर हो सके, जहां उनको सम्मान मिल सके, जहां उनको कोई जिम्मेदारी मिल सके। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी सबसे बेहतर पार्टी है कि जहां कार्यकर्ताओं का सम्मान होता है, उन्हें जिम्मेदारी मिलती है। तो मुझे लग रहा है फिर अल्टरनेटिवली सब भारतीय जनता पार्टी की तरफ देखते हैं, और कांग्रेस की तरफ क्यों नहीं देखते? कि उन्हें पता है कि कांग्रेस में भी वही परिवारवाद है, वही राहुल गांधी और गांधी परिवार है, वहां भी हमें इस तरीके से काम करने का मौका नहीं मिलेगा। तो मुझे लग रहा है इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पास लोग विकल्प के रूप में देखते हैं, और ममता बनर्जी के बड़ा वर्ग भी भारतीय जनता पार्टी के पास जाने की स्थिति में दिखेगा। सर, अगर एक पैटर्न को समझने की हम कोशिश करें, मतलब करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, एक सोच दिमाग में आई कि भाई आप देखिए कि जो जो पार्टियां परिवारवाद के इर्द गिर्द घूम रही हैं, जनता उन्हें खुले मन से स्वीकार नहीं कर रही है, चाहे और जहां जहां उसे जैसे जैसे विकल्प मिल रहा है तो उसके लिए तरफ ऑप्ट कर रहे हैं। परिवारवाद देश की जनता अब नकार रही है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी लगातार इस बात को कहते रहे कि मुझे देश की राजनीति को दो चीज़ों से मुक्त करना है, एक तो परिवारवाद से मुक्त करना है और एक भ्रष्टाचार से मुक्त करना है। प्रधानमंत्री लगातार परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं, और निश्चित रूप से आप देखिए ना, आज अखिलेश यादव की पार्टी, मुलायम सिंह के बाद अखिलेश यादव आते हैं, बिहार में लालू प्रसाद यादव के बाद तेजस्वी यादव आ जाते हैं, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के बाद उनके बेटे आदित्य आते हैं, बालासाहेब के बाद उद्धव ठाकरे आते हैं, उसी तरह शरद पवार के बाद अजित पवार चले गए, तो अब सुप्रिया सुले उनकी पार्टी दिख रही है। अब जहां राजनीतिक दूसरे दलों को देखें, रीजनल पार्टीज को, मायावती के बाद उनका भतीजा आकाश आनंद उस पार्टी को देख रहा है। टीएमसी में आप देखिए कि जिस तरीके से ममता बनर्जी का अभिषेक बनर्जी उस पार्टी को देख रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि अब जनता भी कह रही है और पार्टी के नेताओं को भी लगता होगा कि भाई परिवारवाद की पार्टी के अलग हटकर अगर कोई दूसरा बेहतर विकल्प है, और देश की जनता इस बात को स्वीकार कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी जो कमिट करती है वो करती है, परफॉर्म करती है, बेहतर परफॉर्म कर रही है, तो नेता वहाँ आकर्षित हो रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि रीजनल दलों को सोचना पड़ेगा कि उनके पार्टी के लोग भारतीय जनता पार्टी के पास क्यों जा रहे हैं, क्यों उनकी पार्टियां परिवारवाद से मुक्त नहीं हो पा रही है। लेकिन रीजनल दल कई बार कहते हैं ना कि जैसे कांग्रेस के लिए गांधी नाम होना बहुत जरूरी होता है, मतलब वो कहते हैं कि ठीक है आप कुछ भी कहिए, गांधी के बिना कांग्रेस नहीं होती है। और ऐसे ही रीजनल दल में अगर आप समाजवादी पार्टी यादव परिवार के बिना नहीं है, तो कई बार परिवार भी महत्वपूर्ण हो जाता है रीजनल सेंटिमेंट्स को एकजुट करके रखने में। नहीं, मुझे नहीं लगता। फिर वो पार्टी उतने ही क्षेत्र तक सीमित रहती है, उसी परिवारवाद की पार्टी बन के रहती है। अब अखिलेश यादव को अगर बनाएंगे तो अब मुस्लिम और वाय का समीकरण रहेगा। राहुल गांधी अगर लगातार बने रहेंगे, अब प्रियंका गांधी आएगी, तो पार्टी उतनी ही बनी रहेगी। कभी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी कांग्रेस हुआ करती थी कि सारे राज्यों में उसकी सरकारें थी, आज 4 राज्यों में आपकी सरकारें। तो मुझे लग रहा है उसको खामियाजा भुगतना पड़ता परिवारवाद का, और प्रधानमंत्री मोदी लगातार परिवारवाद पर जिस तरीके से हमलावर रहे, आने वाले समय में मुझे लग रहा है कि परिवारवाद की जो राजनीति है वो देश की राजनीति से लगभग खत्म हो जाएगी, और वही पार्टियां बचेंगी जो कैडर आधारित पार्टी होगी, जो अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान करेगी और जो सत्ता में आने पर परफॉर्म करेगी। मुझे लगता है वही राजनीति में बना रहेगा। और भारतीय जनता पार्टी का विस्तार जो हुआ इसी कारण हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने कैडर आधारित पार्टी बनी रही, और भारतीय जनता पार्टी में जो कहा उसे परफॉर्म किया। मुझे लग रहा है ममता बनर्जी यह नहीं कर पाई, सत्ता से बाहर हो गई, और उसके बाद भी आप अभिषेक के नाम पर आप धरना प्रदर्शन के लिए जा रहे हो, आप किसी और पर जाते रहो, समझ में आता है कि आप जनता की बात लेकर जा रहे हो, और अभी तो आप चुनाव हारे हो। मुझे लग रहा है ममता बनर्जी को फिलहाल धरना प्रदर्शन से रुककर अगर अपने सांसद और विधायकों को बचाने की कोशिश करती वो ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन एक नेता के लिए भी जरूरी कि जनता के बीच बने रहना, दिखते रहना, मीडिया में बने रहना, तो ममता बनर्जी ने वही कोशिश की है। चलिए, तो ममता बनर्जी को क्या जमीन से जुड़ी हुई नेता थी, आंदोलन से, सड़क से निकली हुई नेता थी, और एक फाइटर नेता है, और उनका अपना एक सम्मान है, लेकिन कहीं ना कहीं परिवारवाद और अपने भतीजे के मोह में और क्या उन पर अतिरिक्त भरोसा करने के चक्कर में उन्होंने कई अच्छे पार्टी के नेताओं को खो दिया। साथ ही साथ संवादहीनता की कमी जो थी, अपने ही काडर से, अपने ही कार्यकर्ताओं से, अपने ही नेताओं से, आज उस स्थिति में आ गई है कि भाई चलिए सत्ता जाती है पर नेता के प्रति लॉयल्टी जो है वो बनी रहती है, अगर नेता साथ खड़ा रहता है। तो सत्ता गई तो कुछ तो थे कि भाई जो जैसे कहते हैं ना, कुछ लोग होते हैं सेल्फिश होते हैं, ये पार्टी छोड़ के उस पार्टी में आए, उस पार्टी को छोड़ के उस पार्टी में आए, वो आपके साथ छोड़कर जा रहे हैं, समझ में आता है। लेकिन अगर आज पार्टी इतनी बड़ी टूट की कगार पर जो खबरें आ रही हैं, अगर वो सही होती हैं, अगर ऐसा ही होता है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं खुद की इंट्रोस्पेक्शन की भी जरूरत है कि क्या कहीं ना कहीं अतिरिक्त जो भरोसा था अभिषेक बनर्जी पर, परिवारवाद, काडर को नज़रअंदाज करना, दखलअंदाज करना, और एक जो एरोगेंस जिसे कहा जाता है सत्ता की, वो तमाम फैक्टर्स क्या कहीं ना कहीं इसकी वजह बन रहे हैं। बहरहाल इस खबर पर लगातार नज़र बनी रहेगी कि तृणमूल कांग्रेस क्या बची रहेगी, सर्वाइव करेगी, क्या ममता बनर्जी अपने 80 विधायकों को एक साथ रखने में, अपने सांसदों को एक साथ रखने में कामयाब हो पाएंगी। ये जो असंतुष्ट है नेताओं के बीच में, इसको असंतोष को क्या वो रेक्टिफाई कर पाएंगी। फिलहाल धरने में आज भीड़ तो कम आई है, लेकिन दीदी ये भी सब जानते हैं कि फाइटर हैं, तो कमबैक करेंगी या फिर डीरेल होगा पूरा मामला,
इस बड़ी खबर पर लगातार जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। समीर जी, आप इस चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। उपन्यास का पंच में आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।